हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 30 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो और अब मुझे पता है कि एग्जाम करीब होने वाला है, तो 30 में 30 इस क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपने साइंस की तैयारी बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरीके से कर ली है तो ये वीडियो आपको इंडिकेट करेगा, यानी कि आपको बताएगा कि क्या रियली में आपने अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। तो चलिए देखता हूं मैं कौन स्टूडेंट जो 30 में 30 बनाएगा ईमानदारी के रूप से कमेंट करेंगे, और लास्ट में आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं। ओके, तो पूरा धैर्य बना के यहाँ पे रखेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा वाला बटन दबाइएगा और सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल केमिस्ट्री से आता है। सबसे पहला सवाल बोलता है, इनमें से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। मैं आपको थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, तो टाइम जैसे ही सवाल आ जाए समझो टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। सोडियम, कोबाल्ट, सल्फर या सुबीडियम। विच ऑफ दिस एलिमेंट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है संक्रमण तत्व है, ठीक है ना। जब आवर्त सारणी पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कोबाल्ट क्या है, संक्रमण तत्व है। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं ये तीनों सामान्य तत्व है। ओके, ऑप्शन बी। उम्मीद है कि आपने बी वाला आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए टाइम स्टार्ट आपका। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब भी सवाल आ जाए ना तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ना है जी, क्योंकि सवाल पढ़ने पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर पे। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेगा तब जाकर आप आंसर सही कर पाओगे, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा या घटता है, या कभी बढ़ता घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्हाट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या होगा, तो आपने देखा ना सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे होता है लिथियम, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाएगा। तो ये है बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। ओके, चलिए आगे सवाल है। उम्मीद है कि आपने 2 सवाल सही बनाया। तीसरा सवाल देखिए, कौन हैलोजन तत्व नहीं है। ओ माय गॉड, गजब का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन एलिमेंट। बोरोन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। चलिए कौन सा हैलोजन तत्व नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो हैलोजन तत्व नहीं है वो कौन है, वो है बोरोन। बोरोन जो हैलोजन तत्व नहीं है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब के सब जो है हैलोजन तत्व है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे सवाल आपके सामने हाजिर है। जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 डबल लिखा गया, जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, क्या बनता है। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं इथेनॉल को तो क्या बनता है। क्या C2H6 बनता है, या C2H4 बनता है, या C2H2 बनता है। ओके, देखिए C2H6 क्या है, ये है इथेन है। क्या है, ये है इथेन, है ना, ये इथेन है। और देखो ये क्या है, एथीन है। ये क्या है, हाँ, कार्बन के दुगना से, ये क्या है, कार्बन के दुगना, सॉरी, ये है एथीन और ये है एथाइन। चलिए तो आप बताइए, जब इथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, C2H4। नेक्स्ट सवाल है, कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि इनमें से कौन सा क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक है। एल्केन, एल्कीन, एल्किल समूह, यानी कि जो समूह का नाम है ना, एल्केन समूह, एल्किन समूह, एल्किल समूह, उनमें से कौन जो योगशील अभिक्रिया को दर्शाता है, योगशील अभिक्रिया को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एडिटिव रिएक्शन। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर सोच लिया आपने, सोच लिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, एल्कीन। ओके, इनमें से जो है एल्कीन जो है योगशील अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, शो करता है, दिखाता है। ओके, ऑप्शन बी। आगे सवाल है, कार्बनिक यौगिक के तत्वों के संयोग का आधार होता है।
द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली, डोंट वरी, अगर आपका 1-2 नंबर गलती हुआ होगा तो हरास नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे बहुत सारा सवाल है। ओके, आपको 30 में 30 बनाने का मैं टारगेट दिया तो कम से कम 25 बनेगा, 20 बनेगा, लेकिन हरासमेंट होकर छोड़ नहीं देना है। ओके, क्योंकि आगे सवाल आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाला सवाल भी है। कार्बनिक यौगिक, समझ रहे हैं ना, कार्बनिक यौगिक जैसे एथेन मिथेन जो पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के जो संयोग होता है वो तत्वों का कैसे संयोग होता है, सह संयोजकता, कैसे होता है, कोवैलेंसी होता है। क्या होता है, कोवैलेंसी होता है। कार्बनिक यौगिक का जो तत्व का जो संयोग करता है वो सह संयोजक करता है, सह संयोजकता होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, नॉर्मल से आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। ओके, तो आपने वोहलर का नाम सुना होगा, उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक बनाया था। देखिए, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक यौगिक। आपको पता है उसका नाम, शायद हिंदी नाम तो पता होगा, यूरिया, है ना, इसको बोलते हैं यूरिया, हिंदी इंग्लिश में सब यही बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको पता होता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, N2H4CO, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सी होगा राइट आंसर। ओके, 8वां सवाल आपके सामने है, कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट डिसॉल्व इन एनी एसिड अदर देन क्या यार, अमरनाथ लिखा गया, चलिए अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज। ओके, तो अम्लराज में यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम अम्लराज, याद है हमको, याद नहीं आ रहा इंग्लिश है, इंग्लिश नाम इसका। अम्लराज में कौन सा धातु जो है नहीं घुलते ही बताना है, यानी कि अम्लराज के अलावा कोई और अम्ल में नहीं घुलता है, तो ये होगा सोना, यानी कि जो Au है ना, जो सोना है वो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, ठीक है ना, सोना जो घुलता है सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। तो क्या इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला तो सवाल आपने सही बनाया होगा। ओके, बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या बोलता है सवाल। देखिए आगे 9 नंबर, समीकरण क्या है बताओ, ये समीकरण कौन सा है, कौन सा समीकरण है जी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये समीकरण का नाम क्या है, मतलब ये कौन सा संयोजन अभिक्रिया हो रहा, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा, या वियोजन हो रहा, या अवक्षेपण हो रहा, या उदासीन हो रहा। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी आपके लिए, 1 नंबर प्लस पॉइंट मिल गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल बन गया, H2O बन गया, जल बन गया। और जब 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण करता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? या भाई आपको कास्टिक सोडा यानी कि सभी का रासायनिक सूत्र तो याद करना ही करना पड़ेगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए Na CO3 यानी कि Na2CO3 या NaOH या C6H6 है। क्या होगा? NaOH। देखिए इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ओके, इसको जान रहे आप, इसको जान रहे, इसको जान लीजिए, ये है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी राइट आंसर हो गया। मुझे आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा बता देने का जब मुझे पता होता तो। पक्षी तथा तितली के पंख क्या होते हैं बताओ? पंछी जो पक्षी होता है और जो तितली है ना उसके पंख क्या समजात अंग है या असमजात अंग है या अवशेषीय अंग है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड बटरफ्लाई आर क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोजाइगस पार्ट या ऑर्गन्स बोल सकते हैं या रेसिडुअल ऑर्गन या नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? असमजात। हाँ, पंछी और तितली का जो पंख है ना वो असमजात अंग है। क्या है? असमजात अंग है। आगे सवाल है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? जो 3 प्रकार का आर का उपयोग किया जाता है इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस, R फॉर रिसाइकल, R फॉर रीयूज। मतलब रिड्यूस कम उपयोग और पुनः चक्रण भी हम ऐसा करें कुछ जिसको कम उपयोग करें और उसका हम अगर उपयोग कर रहे तो फिर से उपयोग कर पाए, है ना, पुनः चक्रण कर पाए और पुनः उपयोग कर पाए, तो इसको बोलेंगे इनमें से सभी, है ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, तीनों आर का मतलब है। आगे सवाल है, कौन सा रोग HIV के कारण होता है? कौन सा रोग है इनमें से जो HIV के कारण होता है? गोनोरिया, सिफिलिस,
एड्स या इनमें से सभी? कौन सा रोग है बताइए, फटाफट बताएंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सा रोग है जो HIV के कारण होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, देख लो, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अरे रे सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंग्लिश से यार गलती है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सॉरी यार, मैंने तो इंग्लिश अभी पढ़ा। ये यहाँ पे ना डिफिशियंसी बाय आयोडीन नहीं करेंगे, HIV, ठीक है ना, HIV, बाकी ऑप्शन सेम है। तो क्या होगा, एड्स। हाँ, एड्स यहाँ पे है जो HIV के कारण होता है। ओके, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, यहाँ पे ना आयोडीन है बल्कि HIV होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपने सही दिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस ग्रंथि के द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किया था? ओहो गजब, किस ग्रंथि के द्वारा? यहाँ पे चारों के चारों ग्रंथि का नाम दिया हुआ है, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी कि विच ग्लैंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी कि खून में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने वाला कौन सी ग्रंथि है? कौन सी हो जाएगी इसका आंसर? इसका राइट आंसर शायद आप बी सोच रहे होंगे, लेकिन गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पाराथायराइड ग्रंथि, है ना। पाराथायराइड ग्रंथि होता है जो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और थायराइड जो होता है वो आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। ओके, आगे सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? एकदम एकदम नॉर्मल सवाल मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाय विच मेथड डज एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा और ईस्ट दोनों सवाल आता है, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में जो होता है वो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन ए। आगे सवाल है, पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? क्या आपने 15 में 15 बना दिया आंसर? चलिए, पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? आपने पढ़ा पादपों में होती है, मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, यानी कि आपने पढ़ा महिलाओं में या मादाओं में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, ये पढ़ा होगा आपने। यहाँ पौधों के बारे में बोला जा रहा है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स? तो पता है पादप में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? बीजांड में होती है। कहाँ होती है? बीजांड, और बीजांड में ही बीज बनता है ना जी। जैसे कैसे मनुष्य में कैसे होता है, अगर मानव की बात किया जाए तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है, फाइलोपियन ट्यूब में होता है ना, फाइलोपियन नालिका में होता है। ओके, तो पौधे में कहाँ होता है? बीजांड में होता है। आगे सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। बहुत हल्का सवाल और आपका पढ़ा हुआ सवाल है। इनमें से कौन पार्ट है जो मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है? ओवरी यानी कि अंडाशय, ये तो मानव मादा का ही है। गर्भाशय, ये भी मादा का है। शुक्रवाहिका, स्पर्म या डिंबवाहिका होता है, सॉरी, तो ये भी मादा का है। तो ये शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का है ना, जिससे शुक्राणु निकलता है, शुक्रवाहिका। ओके, ये पुरुष का है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। आगे सवाल है, यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, सॉरी यार, यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। डज इट कंट्रोल इन्वॉलंटरी एक्शन? मतलब इनमें से कौन है जो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं? हमको नहीं चाहते हुए जो क्रिया होता है, जैसे कि हम सांस लेना, सांस एकदम रोकेंगे फिर भी नहीं रोक पाएगा, 1 मिनट तक रोक पाएंगे, उससे ज़्यादा कितना रोक पाएंगे? हृदय की धड़कन, उसको कभी हम चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, अगर रोकिएगा तो फिर आप खुद रुक जाइएगा, ठीक है ना। तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं जो मतलब ऑटोमेटिक जो होता है बॉडी में। तो ये क्रिया कंट्रोल कौन करता है? मेडुला सेरिबेलम किरिन, तो होगा का मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल करता है। और अगर ऐच्छिक क्रिया बोला जाए, ऐच्छिक मतलब जो हम चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं तो खा रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, विच हार्मोन इज गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ डिलीवरी? तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्सिन या थायरोक्सिन, ये चारों हार्मोन है, ठीक है ना। तो कौन सा हार्मोन जो है गर्भवती महिला को के प्रसव के आखिरी समय में दिया जाता है, जब प्रेग्नेंट होता है उस समय, तो उसको दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्मोन दिया जाता है, ऑप्शन बी। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है ना? कौन सा? इस सब चारों जो ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा जिससे निकलता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन है जो सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, हाँ, सोलर एनर्जी से उत्पन्न नहीं है?
देखिए भूतापीय ऊर्जा, ना पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जय मात्रा। तो अब पता है आपको नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं है। ओके, नाभिकीय ऊर्जा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। अब आ गया आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स का। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल। विद्युत परिपथ जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जी, ठीक है, उसमें जो विद्युत फ्यूज जोड़ते हैं भूतार में यानी कि इन ग्राउंड वायर में, या उदासीन तार में यानी कि न्यूट्रल समझिए, है ना, विद्युतमय तार में मतलब लाइव वायर में, मतलब जिसमें करंट जाता है, ठंडा तार में यानी कि कोल्ड। तो बताओ विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है वो किस में जोड़ते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ पेन जा रहा तो बंदा का माइंड भी कन्वर्ट हो रहा, पता नहीं सर किस में टिक लगाएंगे। तो क्या होगा? इन लाइव वायर, हाँ जो लाइव वायर, लाइव मतलब जिसमें करंट, इन लाइव वायर यानी कि विद्युतमय तार में जो है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। आगे सवाल है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, बताइए किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पे। विद्युत जनित्र जो पढ़े हैं वो जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं? परिपथ मतलब समझे, जो सर्किट होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो लाइन यानी कि जो तार वगैरह जो भी मानो जो उसका रास्ता है, परिपथ है, उसकी सुरक्षा के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? युक्ति मतलब हो गया डिवाइस, है ना, मशीन। विद्युत फ्यूज या आमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सुरक्षा के लिए, उसके लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। किसका? विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए। उम्मीद है कि अब तक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चलिए आगे भी है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, V बराबर IR, है ना, लेकिन यहाँ पे वोल्ट निकल रहा, अब हमको R निकालना है तो V बटे I, यानी कि प्रतिरोध निकालना तो क्या करेंगे? V बटे I करेंगे। तो देखिए R बराबर V बटे I कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा। ओके, मजा आ रहा ना? तो ये सवाल में कुछ दम था, मतलब मैंने कुछ इसको छाट के सवाल को बनाया। सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? यानी कि हु फर्स्ट यूज्ड ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन? किसने किया था? प्रिज्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया था किसने? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? हाँ जी, न्यूटन ने किया था। ओके, ऑप्शन देख रहे हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, पाइथागोरस, गैलीलियो। तो न्यूटन ने किया था सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था न्यूटन ने। ओके, आगे सवाल है, विद्युत हीटर में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया था? विद्युत हीटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को लेता है और जो है उष्मा ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमको हीट मिलता है। तो विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है, जो गर्म होता है, एकदम हीट हो जाता है, लाल लाल हो जाता है हीट होकर, है ना, वो तार किसका? तांबा का तार होता है, या नाइक्रोम का तार होता है, या एल्यूमिनियम का तार होता है, या लोहा का तार होता है? समझ में आ रहा? क्या होगा? विद्युत हीटर में किसका तार होता है? विद्युत हीटर में क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? हीटर क्या होगा? नाइक्रोम। हाँ जी, नाइक्रोम का तार होता है। निकील और क्रोमियम, निकील और क्रोमियम से मिलकर बनता है नाइक्रो। देखो नाम भी मिल रहा, नाइक्रो, निकील क्रोमियम, है ना जी, ऑप्शन बी। आगे सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है तो वह दर्पण कौन सा? क्या केवल समतल दर्पण में ऐसा होता है, केवल अवतल दर्पण में ऐसा होता है, केवल उत्तल दर्पण में, या समतल उत्तल दोनों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में जो है प्रतिबिंब सीधा होता है। ओके, हमेशा। आगे, किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? ओह सर जी, ये क्या कर दिए, पहाड़ ढा दिए क्या? अब तक तो मैंने पढ़ा था किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, और एक्चुअली सवाल सबसे ज्यादा से ही पूछा जाता है, लेकिन आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, बिकॉज इतना सारा ऑब्जेक्टिव है, सवाल कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है। आपकी किताब में भी क्वेश्चन मौजूद है, ऐसा नहीं कि किताब के बाहर मैंने सवाल दिया है। तो अपवर्तनांक किसका सबसे कम है? वायु का, कांच का, बर्फ का, हीरा का। आप तो हीरा को जानते हैं ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। देखिए वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है लगभग, और कांच का अपवर्तनांक 1.48 होता है, और हीरा का 2.42। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है? सबसे कम अगर देखा जाए अपवर्तनांक,
तो आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अब जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने लिख दिया है, इसी से आप जो है निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सबसे कम किस में। देखिए तो जाहिर सी बात है वायु का अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम है। वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे लो है। ओके, आगे सवाल है, इनमें से कौन सा दोष अक्सर वृद्धावस्था में होता है? मतलब बुढ़ापा में अक्सर ये दोष उत्पन्न हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन द फॉल्ट ऑफ ओल्ड एज? मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नन ऑफ दिस। बताओ जी, कौन सा दोष है जो अक्सर बुढ़ापे में ऐसा होता है? उम्र बढ़ जाने के बाद 50-60 साल होता है तो अक्सर ये रोग एकदम कंफर्म हो ही जाता है, अक्सर हो जाता है। कौन सा बीमारी है? वो है जरा दृष्टि दोष। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी सवाल, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। आगे सवाल है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? कैंडेला में, या जूल के रूप में, या एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रम में? वेवलेंथ इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि वेवलेंथ को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो तरंगदैर्घ्य को अक्सर सामान्यतः जो है व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रम। ओके, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपने 30 में 30 बनाया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कम भी बनाए तो नीचे कमेंट जरूर करना, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना कि आपने कितना सही बनाया, बिकॉज ये आपके लिए जांच के ये लिए वीडियो था। अब आपके लिए होमवर्क रेडी, लेकिन होमवर्क का कमेंट नीचे करना। देखिए सवाल है, ये है आपका बनाने पड़ेगा, मतलब ये है क्या बोलते हैं, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.05 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो शक्ति ज्ञात करना, ठीक है ना? तो उसकी शक्ति निकालना है। तो बल्ब है, यहाँ पे बल्ब लिखा, ठीक है ना? तो बल्ब है, गलती हो गया। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात क्या होगी? मतलब बल्ब है। ओके, देखो बाम हो गया, बल्ब है। चलिए आप लोग क्या करना है, पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला बनाओ और फटाफट बना के मुझे कमेंट करो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने 30 में 30 सही बनाया होगा। जितना बनाया नीचे कमेंट करना। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये चैलेंज की वीडियो थी फॉर यू कि आपने कितना तैयारी किया। आज आपके कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना, ताकि उसी के आधार पर हम आगे भी वीडियो बनाने वाले हैं। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।